दिस इज डॉक्टर उपिंदर कौर। वेलकम टू फिजियो लेक्चर्स। अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे फिजियो लेक्चर्स जो इंस्टाग्राम पे अकाउंट है उस पे पोल करवाया था, जिसमें दो ऑप्शंस थे कि कार्डिया के टॉपिक, कार्डियोथोरेसिक का कोई टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं या नी जॉइंट पे। तो उसमें से 53% ने नी जॉइंट बोला था और 47% ने जो है कार्डियक टॉपिक्स के ऊपर बोला था। तो ये वीक जो है मैं कार्डियक का टॉपिक लूंगी। उसमें सबसे पहले जो है डिस्पनिया। अब सबसे पहले जो है डिस्पनिया की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके कॉजेस, फिर उसके बाद जो है ये कॉजेस डिटेल में पढ़ने हैं आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले डिस्पनिया। डिस्पनिया इट इज अ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ब्रेथलेसनेस, तो उसे डिस्पनिया बोलते हैं। मतलब ब्रीदिंग करने में डिफिकल्टी हो रही है। It is defined as a sensation of difficulty in breathing. Sometimes dyspnea is normal. कभी कभी dyspnea नॉर्मल भी होता है, जैसे कि कोई हाई एल्टीट्यूड पे गया, कोई माउंटेन पे गया, तो उसको जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता ही है हाई एल्टीट्यूड पे, या कोई विग्रस एक्सरसाइजेस कर रहा है तो तब भी जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, वो नॉर्मल है। लेकिन किसी पर्सन को रेस्ट करते टाइम पे जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, या फिर अगर डे टू डे एक्टिविटी में जो है उसे ब्रीदिंग लेने में डिफिकल्टी हो रही है, तो उसे जो है हम डिस्पनिया बोलेंगे। डिस्पनिया इज अ सिम्टम ऑफ कार्डियक एंड पल्मोनरी कंडीशन। अब डिस्पनिया जो है वो जनरली कार्डियक कोई कॉम्प्लिकेशन हो या फिर पल्मोनरी कंडीशन हो कोई भी, तो उसमें जो है एज अ सिम्टम होता है। अब यहाँ पे जो है ऑक्सीजन सप्लाई देखते हैं। पहले हम ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन लंग्स तक जाती है, लंग्स के थ्रू पल्मोनरी सर्कुलेशन, फिर वहां से हार्ट में गई, तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ। अब हार्ट में गई तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आया, वहां से सिस्टमेटिक सर्कुलेशन मतलब आर्टरीज के थ्रू वो जो है हमारे मसल्स तक ऑक्सीजन गई, मसल्स में जाएगी तो वहां माइटोकॉन्ड्रिया तक जाएगी, पावर हाउस ऑफ सेल, फिर वहां से जो है ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस तरह से जो है वापस मसल्स के थ्रू पहुंचेगी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में, वहां से हार्ट में, वहां से पल्मोनरी सर्कुलेशन में, लंग्स में, और जो है नोज के थ्रू जो है वो बाहर। तो इस तरह से जो है ट्रांसपोर्ट होता है। अब कॉजेज ऑफ डिस्पनिया। डिस्पनिया के बेसिकली 3 कॉजेज हैं। पहला कॉज है एन इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग। कभी कभी जो है नॉर्मल ब्रीदिंग के बारे में भी जब पर्सन अवेयर हो जाता है तब भी डिस्पनिया होता है। सेकंड है एन इंक्रीज इन द वर्क ऑफ ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग जो है वो उसका वर्क बढ़ जाता है। थर्ड है एन एबनॉर्मेलिटी इन द वेंटिलेटरी सिस्टम इटसेल्फ। कोई वेंटिलेटरी सिस्टम जो है उसी में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो भी डिस्पनिया हो सकता है। अब ये जो 3 कॉजेज है अभी मैं उनको एक एक करके डिटेल में बताऊंगी। अब जो फर्स्ट कॉज है जिसमें था इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग, उसके जो है वो क्यों हो सकता है उसके लिए देखते हैं। सबसे पहले यूजुअली इट इज रिलेटेड टू एंजाइटी। पेशेंट नॉर्मली कंप्लेंट अबाउट नॉट टेकिंग इनफ ब्रेथ। अगर कोई पेशेंट जो है उसे एंजाइटी है या वो स्ट्रेस फील कर रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उसकी जो ब्रीदिंग होगी वो थोड़ी फास्ट होगी, वो नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं कर रहा होगा। उसकी वजह से भी जो क्या है कि पेशेंट को डिस्पनिया हो सकता है। These sensations have been designated as psychogenic dyspnea। तो इस वजह से जो डिस्पनिया होता है उसे हम बोलते हैं साइकोजेनिक डिस्पनिया, जो स्ट्रेस एंड एंजाइटी की वजह से हो सकता है। Patient's breathing pattern is irregular. When severe, it is associated with tingling of hand and feet. अब इसमें होगा क्या कि सबसे पहले पेशेंट का ब्रीदिंग पैटर्न जो होगा वो इरेगुलर होगा, लेकिन जैसे जैसे सीवियर होता जाएगा तो पेशेंट्स के हैंड और फीट्स में टिंगलिंग सेंसेशन आएगा। अब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट ऐसी कंडीशंस में वो नॉर्मल आएगा क्योंकि रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म में कोई डिफेक्ट नहीं आया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो सब नॉर्मल होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। सो
अब इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले कोचिंग द पेशेंट टू हाइपर वेंटिलेट एंड टू रिप्रोड्यूस द सिम्टम्स में हेल्प द पेशेंट टू बेटर अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ सिम्टम एंड हाउ टू कंट्रोल इट। इसमें पहले पेशेंट को सिखाना पड़ेगा कि नॉर्मल ब्रीदिंग कैसे करते हैं, फिर उनको बताना पड़ेगा कि इस तरह से आप ब्रीदिंग करो। ब्रीद इन शॉर्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस उनको बतानी पड़ेंगी। अब स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताई हुई है, जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। अब जो सेकंड कॉज है डिस्पनिया का, वो है इंक्रीज इन नॉर्मल वर्क ऑफ ब्रीदिंग। जो नॉर्मली जो ब्रीदिंग में वर्क होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब उसके पीछे कॉजेस क्या हो सकते हैं? सबसे पहला तो यही कि लंग्स की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि इंस्पायरेटरी प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, रेस्पिरेटरी मसल्स को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा ताकि जो एयर है वो इन और आउट ऑफ लंग्स जा सके। So in this mechanical property of lungs have changed, then greater inspiratory pressure must be generated by the respiratory muscle to move air in or out of lungs. Second cause है increase in stiffness of lungs. कुछ डिसीजेस ऐसी होती हैं जैसे कि इंफ्लेमेटरी या फाइब्रोटिक लंग डिसीज, उसमें लंग की जो स्टिफनेस है वो बढ़ जाती है। अब लंग की स्टिफनेस बढ़ गई तो उतना ही ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। So increase in stiffness of lung due to some disease like inflammatory और fibrotic lung disease. अब जो थर्ड कॉज है वो उसमें क्या है कि स्मॉल और लार्ज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अब स्पूटम, इन्फ्लेमेशन, इन सब की वजह से या तो स्मॉल या तो लार्ज एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, उसकी वजह से भी कॉमनली डिस्पनिया हो सकता है। तो ये थे इंक्रीज इन वर्क ऑफ ब्रीदिंग। अब हमें देखना है थर्ड कॉज। अब जो थर्ड कॉज है वो है एबनॉर्मेलिटी इन वेंटिलेटरी एपरेटस और पंप। और वेंटिलेटरी एपरेटस में सबसे पहले आता क्या है कि सबसे पहले थोरेसिक केज आएगा, सेकंड रेस्पिरेटरी मसल, थर्ड नर्व। अगर इनमें से किसी में भी एबनॉर्मेलिटी आए तो भी डिस्पनिया हो सकता है। अब यहाँ पे जो है कुछ कंडीशंस दी गई हैं। सबसे पहले थोरेसिक केज जो है उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आए जैसे कि काइफोस्कोलियोसिस, एक्सट्रीम ओबेसिटी हो या तो प्लूरल एफ्यूजन हो, तो इन सब कंडीशन में क्या होगा, थोरेसिक केज एबनॉर्मेलिटी, और ये सब में डिस्पनिया होगा। नेक्स्ट है डिसीज ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। रेस्पिरेटरी मसल्स में कोई डिसीज हुई तो भी डिस्पनिया होगा। अब ऐसी डिसीजेस का एग्जांपल है पोलीमायोसाइटिस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी। अगर कोई भी न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी होती है तो भी जो है डिस्पनिया होगा। अब न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, फ्रेनिक नर्व इंजरी, ब्रेकियल प्लेक्सस न्यूरोपैथी, गुलियन-बैरे सिंड्रोम, या ऐसे बहुत सारी कंडीशंस न्यूरोलॉजिकल होती हैं जिसपे जो है डिस्पनिया हो सकता है, क्योंकि वो कंडीशंस जो है वेंटिलेटरी एपरेटस या वेंटिलेटरी पंप को जो है इफेक्ट कर रही होती है। तो ये था डिस्पनिया के बारे में और उसके तीनों कॉजेस के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।